वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित हो कि मैंने जो है व्याकरण से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित खास तौर पर कई सारे ऐसे चीज़ों को कवर कर दिया है, जैसे कि लिंग हो गया, काल हो गया, समास हो गया और क्रिया हो गया। इन सारे वीडियो को मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप विजिट करके देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वनाम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वनाम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम को हम कहते हैं प्रोनाउन, अर्थात प्रोनाउन में क्या होता है? सर्वनाम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वनाम कहते किसको हैं? तो जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। आप सिंपल वे में इसका परिभाषा पहले भी जानते होंगे और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करके बता दिया जाए, ताकि आपको कोई परीक्षा में या कोई भी एग्जामिनेशन में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। ये तो आप भली भांति जान ही रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि सर्वनाम के आखिर भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। तो पहला हमारा जो सर्वनाम है उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या होता है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा भेद जो हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा भेद जो होता है हमारा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार चौथा भेद जो हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा भेद हुआ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जबकि हमारा छठा भेद जो हो गया वह निजवाचक सर्वनाम। तो ये आप भली भांति दिमाग में सेट कर लीजिए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो आपको पता हो कि सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद है। तो एक बार मैं अगेन इसको पढ़ देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला मेरा है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक एक करके सारे परिभाषाओं को पहले हम लोग देखेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, ताकि जो है आपको कोई कठिनाई सर्वनाम से संबंधित नहीं हो। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितना भी आपको बताया जाएगा आप भली भांति उसको समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अदरवाइज आप पहले भी वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। लेकिन यदि आप कुछ सीखने के लिए आए हैं तो आप सीखने का प्रयास जरूर कीजिए। तो ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं? तो जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आए तो उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं, हम, ठीक है, उसके बाद तुम, वह आदि। ये सब हमारा क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब यदि आप इंग्लिश ग्रामर में यदि आप ट्रांसलेशन वगैरह सब बनाते हैं तो आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप हिंदी के माध्यम से पहले भली भांति समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में जो अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपको पर्सन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप हिंदी में देख लीजिए। देखिए, हिंदी में भी 3 ही पर्सन होते हैं और संस्कृत में भी 3 ही पर्सन होते हैं, एज वेल एज इंग्लिश में भी 3 ही पर्सन होते हैं। इसलिए यदि आप हिंदी समझते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, संस्कृत भी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप भली भांति इस चीज़ को देखते जाइए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष। और दूसरा हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरा हमारा क्या हो गया? अन्य पुरुष। ये 3 जो भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर उत्तम पुरुष कहते किसको हैं? उत्तम पुरुष क्या होता है? तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने लिए, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अपने लिए करता है इसका प्रयोग, तो ऐसे पुरुष को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मैं यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, हम कोई व्यक्ति हो सकता है, मेरा, हमसे आदि। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये कुछ उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। मैं, हम, मेरा, हमसे आदि। यानी कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ लीजिए कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष में आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैं,
हम, मेरा, हमसे आदि, ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। तो आशा करते हैं कि आपने जो है उत्तम पुरुष को समझ लिया। अब हम लोग दूसरे पुरुष को समझेंगे जिसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे अन्य पुरुष को बारी बारी से। तो चलिए हम लोग अब जो है मध्यम पुरुष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्यम पुरुष किसको कहेंगे। तो मध्यम पुरुष यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने वालों के लिए होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या फिर सुनने वालों के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए तुम, तुम्हारा आदि, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा मध्यम पुरुष कहलाएगा। याद रखिए मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन भी कहते हैं, और सेकंड पर्सन हमारा होता है तू, तुम, तुम्हारा, ये सब हमारा सेकंड पर्सन होता है। तो आपको दिमाग लगाना यहाँ पर मेनली यूज करना है कि जिन शब्दों का प्रयोग, यानी कि जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं बात किए जाने वाले, यानी कि बात किए जाने वाले, सुनने वालों की, बात किए जाने वाले या सुनने वालों के लिए होता है। यानी कि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या कोई सुन रहा है, तो ऐसे पुरुष को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तू, तुम, तुम्हारा आदि। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष को क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही हो, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग जो है अन्य व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके बारे में अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जो वहाँ उपस्थित ना हो, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे में आप देखिए कि वह, वे, उसको, ये सब हमारा क्या कहलाया, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने जो है पुरुष के बारे में समझ लिया कि जो है सर्वनाम में जो है सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसी चीज़ को जो है आपने समझ लिया। अब आप देखिए कि नेक्स्ट हमारा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, अर्थात जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए यह, वह, ये, वे, ये सब हमारा क्या कहलाया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह देखिए मार्कर, यह बोर्ड, तो निश्चित जो है वस्तु के बारे में बता रहे हैं। यह आदमी, तो निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, यानी कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का जो है निश्चित रूप से बोध नहीं होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इस चीज़ को आपने देखा, और कुछ इसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर, जैसे यहाँ हम लिखेंगे कोई और कुछ। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई अनिश्चय, यानी कोई लड़का नेम उसका पता नहीं चल रहा है, निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है कुछ। तो इस तरह का जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने जो है सर्वनाम के तीनों भेदों को स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब जो 3 भेद शेष है उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आपको अब 3 भेद और जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख रहे हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ देखते जाइए कि संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा, यानी कि जिस सर्वनाम से वाक्य में कही
हुई संज्ञा, देखिए हम लिखते जाते हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से देखते जाइए। कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में कि संबंधवाचक सर्वनाम हमारा क्या क्या हो सकता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ कि जैसे कि जो, सो, जॉन, ठीक है, और तौन, याद रखिए ये चीज़ जो है संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है जो बहुत ही ईमानदार है, तो यहाँ पर दो चीज़ के बीच क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित करेगा। इसी प्रकार जॉन, तौन, जो, सो, जो भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास करेगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाए और आपको कह दे कि सर्वनाम बताना है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट देखिए कि पांचवा भेद जो है सर्वनाम का, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आखिर कहते किसको हैं, ये आप देखिए कि यानी कि प्रश्न करने के लिए यानी कि प्रश्न करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए आप, जैसे में होगा यहाँ पर, जैसे में कौन, ये देखिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। क्या, यदि ये सब लगा रहता है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जबकि छठा नंबर आप देख सकते हैं कि छठा भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है हमारा। तो निजवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है कोई व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, यानी वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, ठीक है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम निजवाचक, यानी निजवाचक मतलब होता है स्वयं का, अपना, निज माने अपना होता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए कौन कौन सा ऐसा हो सकता है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। जैसे में, अब चूंकि निजी चीज़ है तो आप, स्वयं, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से जो है सर्वनाम का सारा भेद और उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया है आप लोगों को। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।